Hello and welcome everyone to my YouTube channel Concepts Clear. And today is our second lecture about the topic force and laws of motion. और आज की वीडियो में हम बात करेंगे about motion force के types. Okay. So before going on, I would like you all to like, share and subscribe my channel. So let us go on. So हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर बात करी थी about force क्या होता है, इसके कौन कौन से types होते हैं, और हमने फोर्स के अंदर कॉन्टैक्ट फोर्सेस कंप्लीट कर लिया था और उसके अंदर हमने नॉर्मल और फ्रिक्शन करा था, देन टेंशन हमने कंप्लीट कर लिया था. सो आज हम स्टार्ट करेंगे स्प्रिंग के साथ. ओके, सो आज हम करेंगे स्प्रिंग और सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल आती है नॉन कॉन्टैक्ट में. टेंशन और स्प्रिंग भी यहाँ पर आ सकते हैं बट बहुत रेयर केसेस में. ओके, सो टेंशन तक हमने कर लिया था और आज हम करेंगे स्प्रिंग के साथ. सो स्प्रिंग क्या होता है? पहली बात, स्प्रिंग होता क्या है? जैसे हम क्लिक पेन्स जब यूज़ करते हैं तो उसके अंदर स्प्रिंग होता है. हमने काफ़ी जगह स्प्रिंग का यूज़ देखा है. जो हमारे सोफ़ाज होते हैं घर में, उनके अंदर स्प्रिंग लगे होते हैं. सो स्प्रिंग क्या होता है? एक वायर होती है एल्यूमिनियम की या किसी और चीज़ की, उसको ऐसे कॉइल कर दिया जाता है. ऐसे ऐसे शेप में उसको कॉइल कर दिया जाता है. ओके, और ये एक स्प्रिंग बन जाता है. ओके, ये एक स्प्रिंग बन जाता है. सो स्प्रिंग की क्या स्पेशलिटी होती है? स्प्रिंग के अंदर इलास्टिसिटी बहुत सही होती है. जैसे ये एक स्प्रिंग है. ओके, मान लो ये एक स्प्रिंग है. अगर हम इसे यहाँ से इस साइड को खींचेंगे तो ये स्प्रिंग अपने अंदर के स्पेसेस बड़े कर लेगा, पर ये टूटेगा नहीं. ओके, ये ऐसे अपने अंदर के स्पेसेस बड़े कर लेगा. और जब हम इसे छोड़ेंगे, अगर हमने इस फोर्स को यहाँ से हटा दिया, अगर हमने स्प्रिंग को जैसे खींचा था तो उसको छोड़ दिया, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा. और अगर हम इस पर इस साइड को फोर्स लगाएंगे तो ये खुद के गैप्स कम कर लेगा. ओके, और जब हम इसका ये फोर्स हटाएंगे तब ये वापस इस पोजीशन में आ जाएगा. सो ये एक स्पेशलिटी होती है स्प्रिंग की. सो अब ये तो हो गया स्प्रिंग. सो अब हम थोड़ी सी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं स्प्रिंग की. ओके, सो क्या होता है जब हम स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाते हैं? जब हमने स्प्रिंग के ऊपर एक फोर्स लगाई, एक पुश या एक पुल लगाया, देन जो उसके अंदर एक्सटेंशन होगी, या तो जो उसके अंदर जो खुलापन आएगा या जो उसके अंदर पतलापन आएगा. ठीक है, या तो स्प्रिंग पतला हो जाएगा या वो खुला हो जाएगा. ठीक है, सो जो ये होगा, जो ये मैग्नीट्यूड होगा इसका, खुले का या पतले का, कि ये कितना खुला है कितना पतला हुआ है, सो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, एक्सटेंडेड या कंप्रेस्ड स्प्रिंग का जो मैग्नीट्यूड होगा, वो फोर्स से प्रोपोर्शनल होता है. प्रोपोर्शनल का मीनिंग हमने करा हुआ है. 8th क्लास में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन करा था. उसके अंदर हमने करा था डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस. सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, जितना ये एक्सटेंड या कंप्रेस होगा. ओके, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि एक्स क्या है. एक्स है एक्सटेंशन का मैग्नीट्यूड या कंप्रेशन का मैग्नीट्यूड, कि कितना एक्सटेंड या कंप्रेस हुआ है उसका मैग्नीट्यूड है हमारा एक्स. ओके, हमने वो एक्स ले लिया. अब हमें पता है कि जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, तो हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जिसको हम के बोलते हैं. सो यहाँ पर भी एक के आ जाएगा, बट यहाँ पर वो नेगेटिव के आएगा. ओके, क्योंकि डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, अभी मैं बताता हूँ. सो यहाँ पर अब जो ये प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट हमने के इंट्रोड्यूस करा है, ये क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट. इसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं. हर एक स्प्रिंग का एक अलग कांस्टेंट होता है जिसे हम स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं. उसके लेंथ और उसके नंबर ऑफ कॉइल्स के बीच में डिस्टेंस, इन सबको
सबको मिला के हम उसका स्प्रिंग कांस्टेंट निकालते हैं, उसको अभी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कैसे निकलता है स्प्रिंग कांस्टेंट। सो स्प्रिंग कांस्टेंट, नेगेटिव स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटेंशन या कंप्रेशन। सो ये कौन सी फोर्स है, अब ये एफ मतलब फोर्स, ये कौन सी फोर्स है जो हम अप्लाई करेंगे, जो स्प्रिंग अप्लाई करा, ये है फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग, फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है। ओके, नेगेटिव साइन क्यों आया है, मान लो ये एक दीवार है, यहाँ से हमने एक स्प्रिंग जोड़ दिया। ओके, ये एक स्प्रिंग है, ये एक बॉक्स है। अब अगर हम यहाँ को फोर्स लगाएंगे इस बॉक्स पे, ओके, हमने यहाँ को फोर्स लगाया, ये स्ट्रिंग की लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ एल। अब जब हमने यहाँ को फोर्स लगाया तब ये स्ट्रिंग थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, मान लो इतना एक्सटेंड हो गया। ओके, इतना एक्सटेंड हो गया। सो डिफरेंस ये हमारा x हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटेंशन या कंप्रेशन, ये हमारा x हो गया इतना, यहाँ से यहाँ तक। ओके, ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटेंशन हो गया, ये हो गया हमारा x। सो जब हम यहाँ से जो ये फोर्स है, जब हम इसे हटा देंगे, अब हमने ये वाली फोर्स हटा दी, यहाँ से ये वाली फोर्स हटा दी, तो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो अपनी पोजीशन पर वापस आएगा, वापस आएगा तो उसको एक फोर्स लगानी पड़ेगी स्प्रिंग को, है ना, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप से मूव नहीं करती, ये हम अभी न्यूटन के फर्स्ट लॉ में पढ़ेंगे। कोई भी चीज़ अपने आप से मूव नहीं करती है, उसे कोई ना कोई फोर्स लगानी पड़ती है ताकि वो मूव हो। सो अभी ये चीज़ यहाँ पर पहुँच चुकी है, ये बॉक्स, बट इसको वापस इस पोजीशन पर लाने के लिए, इसको वापस इस पोजीशन पर लाने के लिए एक फोर्स लगानी पड़ेगी, वो होती है स्प्रिंग फोर्स। ओके, वो स्प्रिंग फोर्स होती है क्योंकि वो फोर्स स्प्रिंग लगाता है, और हमने ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली है, तो स्प्रिंग इस वाली डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ताकि ये इस वाले पॉइंट पर वापस आ जाए। स्प्रिंग इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अब ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होती है तो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। सो हमारे मैग्नीट्यूड में एक नेगेटिव आ जाता है हमारी स्प्रिंग फोर्स में। ओके, इतनी बात समझ में आई। सो जिस हिसाब से यहाँ पर फोर्स लगेगी, जितनी फोर्स यहाँ पर लगेगी, उसी हिसाब से जो हमारी स्प्रिंग फोर्स होगी वो वेरी करेगी। ओके, अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग फोर्स ज़्यादा लगेगी, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटेंशन बढ़ जाएगा या मैग्नीट्यूड ऑफ कंप्रेशन बढ़ जाएगा। सो ये था हमारा स्प्रिंग। आई होप इतनी बात समझ में आई। स्प्रिंग इज़ अ वेरी सिंपल टॉपिक। नाउ आगे चलते हैं। हमने स्प्रिंग की बात कर ली है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमने अपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ी थी व्हेन वी टॉक्ड अबाउट सर्कुलर मोशन, है ना। सो आज हम थोड़ा और पढ़ते हैं क्योंकि ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये होती है एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, नाउ अब हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है। अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन के अंदर घूम रहा है, सर्कल के अलाउंग घूम रहा है, तो वो उस ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ खींचती है। ओके, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होती है, वो इस ऑब्जेक्ट को बाहर की साइड खींचती है। वो चीज़ अभी हम नहीं पढ़ेंगे, वो जब हम केमिस्ट्री का चैप्टर करेंगे, सेकेंड चैप्टर हमारा, उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन एक मेथड होता है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, तब हम करेंगे, अभी नहीं। सो अभी हमें बात करनी है सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सो ये होती है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स, अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ बाई एम। ये अभी हम डिराइव करेंगे जब हम न्यूटन का सेकेंड लॉ करेंगे, बट अभी के लिए इतना मान लो कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एम होता है। सो अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमने कितनी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या था, वी स्क्वायर अपॉन आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही था, वी स्क्वायर अपॉन आर। ओके, सो वी स्क्वायर अपॉन आर था हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब ये है सेंट्रीपिटल फोर्स अपॉन उसका मास, ऑब्जेक्ट का मास
एम माने मास, एफ का मतलब होता है फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन। सो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो एम वी स्क्वायर अपॉन आर। सो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है एम वी स्क्वायर, और वी यहाँ पर हमारी लीनियर वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी हमारी ओमेगा होती है। ओके, ये हमारी लीनियर वेलोसिटी है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगी, और इसको हमने डिटेल में अपने पिछले चैप्टर में डिस्कस कर लिया था कि ये क्या करती है। सो यहाँ पर तो बस हमने इसका देखना था कि ये इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। नाउ अब हमने थोड़े से एग्जांपल्स लिए और समझा थोड़ी थोड़ी जो मेन फोर्सेज होती हैं। अब एक दो और मेन फोर्सेज है जैसे ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वगैरह, वो सब ग्रेविटी हम अपने अगले चैप्टर में करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग और वीक फोर्सेज हम अपने सीनियर क्लासेस में करेंगे। सो उसके बारे में अभी इतनी टेंशन नहीं लेते। सो अब हमारे पास एक और चीज़ आती है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब ये भी एक टाइप होता है फोर्सेस को डिफाइन करने का, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ओके, सो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं। सो बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती है? अब हमें नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर बैलेंस है। बैलेंस मतलब इक्वालिटी होगी, बैलेंस मतलब बैलेंस क्या होता है कि चीज़ें सेम होती हैं। अगर हमने एक ये तराजू लिया, ठीक है, अगर हमने एक ये तराजू लिया है, सो जितना वजन यहाँ पर होगा अगर उतना ही वजन यहाँ पर रखेंगे तो ये बैलेंस होगा, है ना। तो यही चीज़ फोर्स में होती है। अगर एक ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, सो ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर एक ऑब्जेक्ट पर यहाँ से फोर्स लग रही है, यहाँ से फोर्स लग रही है, यहाँ से फोर्स लग रही है, यहाँ से 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 लग रही है, आगे से भी लग रही है, पीछे से भी लग रही है, हर जगह से फोर्स लग रही है, या कोई दो फोर्स लग रही है, कितनी भी फोर्स लग रही है, अगर एक ऑब्जेक्ट पर दो या टू से इन्फिनिटी इतनी फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, ये आपको पता होगा कि ये हम ऐसा कैसे लिखते हैं। ये रेंज है कि फोर्सेस कितनी होनी चाहिए, दो से लेकर इन्फिनिटी तक। अगर दो या उससे ज़्यादा फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पर लग रही हैं और अगर हम उनको सम करें तो वो ज़ीरो आए, अगर उनका टोटल मैग्नीट्यूड ज़ीरो आए। कैसे? मतलब अगर ये फोर्स यहाँ से लग रही है और इसका मैग्नीट्यूड हमने 10 न्यूटन लिया, ठीक है, ये फोर्स यहाँ से 10 न्यूटन लग रही है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी। इस तरह से ये 5 लग रही है, ये 5 लग रही है, ये कैंसिल हो जाएंगी, ये 3 लग रही है, ये 3 लग रही है, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, ये दो, ये दो, ये एक, ऐसे करके सारी फोर्सेस कैंसिल होगी। सो इसका मतलब टोटल जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगी इस पर, जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, है ना। नेट फोर्स ज़ीरो हो गई कि इसके ऊपर नेट कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, सारी फोर्सेस आपस में कैंसिल कर रही है। सो ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को बैलेंस कर लिया। सो अब इसी चीज़ से हमें पता चल जाता है अनबैलेंस क्या होगा, जब फोर्स बैलेंस ना हो। मतलब जैसे मान लो यहाँ पर 10 न्यूटन लग रही है, यहाँ पर 8 न्यूटन लग रही है। सो 10 माइनस 8, इसका मतलब टोटल नीचे की तरफ 2 न्यूटन लग रही है, इसका मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स है, नेट फोर्स आ रही है इसके ऊपर, नेट कुछ एक्शन हो रहा है इसके ऊपर। सो दैट आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस, जब बैलेंस ना हो। ओके, सो जब चीज़ें बैलेंस नहीं होती है देन इट इज़ अनबैलेंस्ड फोर्सेस, जब नेट चार्ज जीरो ना, जब नेट फोर्स जीरो ना हो। और अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती हैं। ओके, अनबैलेंस्ड फोर्सेस एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस नहीं करती, क्योंकि कोई नेट फोर्स ही नहीं लग रही होती। सो दिस वाज अबाउट बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ये भी एक टाइप होता है फोर्सेस को क्लासीफाई करने का। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, बिकॉज थिंग्स आर वेरी सिंपल, कुछ भी नई चीज़ नहीं है। सो
अब हम न्यूटोनियन स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। न्यूटोनियन स्टेट्स। सो व्हाट आर दीज न्यूटोनियन स्टेट्स? ये न्यूटोनियन स्टेट्स क्या हैं? सो न्यूटोनियन मतलब यहाँ पर हमने न्यूटन बाबा का तो नाम देखी था, इसका मतलब ये न्यूटन ने दी थी, आइजैक न्यूटन ने ये स्टेट्स दी थी। अब आइजैक न्यूटन ने कहा था कि अगर हम मोशन की बात कर रहे हैं, अगर हम काइनेमैटिक्स में बात कर रहे हैं, देन वी हैव 3 स्टेट्स। हमारे पास मोशन की 3 स्टेट्स हो सकती है, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में 2 पढ़ी थी, पिछले चैप्टर में 2 पढ़ी थी ना, रेस्ट और मोशन। सो यहाँ पर भी न्यूटन बाबा ने कही तो 2, एक न्यूटन ने कही रेस्ट। अब उसने मोशन का जो 2 पार्ट्स थे, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, उसने उसको क्लासीफाई कर दिया। एक उसने कहा यूनिफॉर्म मोशन, कि यूनिफॉर्म मोशन का स्टेट है ऑब्जेक्ट का, ओके। यूनिफॉर्म मोशन कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। रेस्ट यूनिफॉर्म मोशन, या उसको कांस्टेंट स्पीड भी बोला था उसने। देन एक्सेलरेटेड मोशन, ओके। अब आता है एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में, ओके। सो रेस्ट के बारे में हमने पिछले चैप्टर में बात करी थी, यूनिफॉर्म मोशन की बात करी थी, एक्सेलरेटेड मोशन की थोड़ी सी करी थी। सो अब हम एक्सेलरेटेड मोशन, अगर कहीं पर एक्सेलरेशन है, इतनी बात ध्यान रखो, कहीं पर एक्सेलरेशन है मतलब वहाँ पर कोई ना कोई फोर्स इंक्लूडेड है। किसी भी तरह की एक्सेलरेशन हो, वहाँ पर कोई ना कोई फोर्स इंक्लूडेड होगी, ओके। सो ये थे न्यूटोनियन स्टेट्स। ये कुछ खास बड़ा टॉपिक नहीं, ये बस न्यूटन ने वैसे ही कहा था, बस ये इतना ही टॉपिक है। सो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर, दैट इज इनर्शिया। अब ये इनर्शिया, इसके अंदर बड़ा काम होता है। इनर्शिया समझने के लिए ये चीज़ समझनी जरूरी थी, न्यूटोनियन स्टेट्स। अब आती है बात इनर्शिया की। सो हमने अपने पिछले चैप्टर के अंदर बात करी थी इनर्शियल फ्रेम्स के बारे में, तब मैंने कहा था कि यहाँ पर इंक्लूडेड होता है इनर्शिया। सो अब हम पढ़ेंगे इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या होता है? आपने कई बार सुना होगा इनर्शिया। हमने जब पिछले 8th क्लास के अंदर जब हमने साउंड करी थी, तो हमने इनर्शिया ऑफ साउंड पढ़ा था शायद, ओके। सो व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स है। हर एक ऑब्जेक्ट में ये प्रॉपर्टी होती है, या प्रॉपर्टी ऑफ नेचर भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑल ऑब्जेक्ट्स कम अंडर नेचर। सो ये प्रॉपर्टी ऑफ नेचर है। कैसी प्रॉपर्टी है? इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। ये जब ये हर एक ऑब्जेक्ट में अपने आप से ही होती है, हमने नहीं बनाई है, ठीक है। सो इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट दैट स्टेट्स, क्या स्टेट करती है प्रॉपर्टी? व्हाट डज दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स? ये प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है? दैट स्टेट्स, या an inherent property of all objects by the virtue of which all objects at rest remain at rest, okay। so ये होती है inertia. It is an inherent property of all objects by the virtue of which the objects at rest remain at rest, okay। या हम इसको और अच्छे वर्ड्स के अंदर ये भी कह सकते हैं, which opposes any change to its Newtonian state, ठीक है। मतलब ये जो प्रॉपर्टी होती है, किसी ऑब्जेक्ट के न्यूटोनियन स्टेट को चेंज नहीं होने देती, ओके। सो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, अगर न्यूटोनियन स्टेट्स क्या थे? रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। सो ये न्यूटोनियन स्टेट को चेंज नहीं होने देती। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो अपने आप रेस्ट में रहेगा। अगर कोई हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वो रेस्ट में रहेगा। अगर कोई यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो उसी में रहेगा। अगर कोई एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन में ही रहेगा, जब तक हम कोई बाहर की फोर्स उस पर अप्लाई नहीं करते, ओके। सो ये तो थी थोड़ी टिपिकल डेफिनेशन। अब अगर हम इसे सिंपल वर्ड्स में बोलना चाहे तो हम कैसे बोलेंगे? सो इट इज द inability
of an object to change its present Newtonian state. Okay, so it is an inability of an object to change its present Newtonian state. ओके, सो ये था इनर्शिया के बारे में। अब इनर्शिया की एक और बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी होती है, इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है। इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट का कितना इनर्शिया होगा वो उसके मास पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा उतना ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट का मास होगा, जितना ज़्यादा मास होगा उस ऑब्जेक्ट में उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। ऐसा क्यों होता है अभी हम समझेंगे। ओके, तो इनर्शिया क्या होता है इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। ये प्रॉपर्टी हम अभी डिस्कस करेंगे इसके 3 टाइप्स पढ़ने के बाद, तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा इसको थोड़ा। नहीं तो चलो अभी पढ़ लेते हैं। अब हमने क्या कहा था कि वो अपनी इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट की न्यूटोनियन स्टेट को चेंज नहीं करने देता। मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक हम कोई बाहर की फोर्स अप्लाई नहीं करते। ओके, या जब हम कोई बाहर की फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो उसको रेस्ट में रखने की कोशिश करेगा, बहुत जोर लगाएगा। सो अब हम 2 एग्जांपल लेते हैं। एक ये पत्थर है 1 किलो का, एक बड़ा सा पत्थर है 1 किलो का, और एक बड़ी सी चट्टान है 10 किलो की। अब मैं कहता हूँ कि आप लोग इसे मूव करके दिखाओ, इसे मूव करो और इसे मूव करो, या 10 किलो की नहीं, हमसे सीधा 100 किलो की ले लेते हैं, ठीक है, इससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 100 किलो की। ओके, सो इसको तो आप आसानी से हिला दोगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका इनर्शिया कम था क्योंकि इनर्शिया ये पहले रेस्ट में पड़ा था तो उसको रेस्ट में रखने की कोशिश करेगा, लेकिन आप इसको आसानी से हिला दोगे। इसका मतलब इनर्शिया इसका कम है, लेस है, इसका इनर्शिया लेस है। बट अगर आप इस चट्टान को हिलाने की कोशिश करोगे, 100 किलो की है, क्या आप इसे हिला पाओगे? नहीं। जब तक आप कोई बहुत बड़े बॉडी बिल्डर नहीं हो तब तक आप इस 100 किलो की चट्टान को नहीं हिला पाओगे। सो इसका मतलब ये रेस्ट में था, इसका इनर्शिया ज़्यादा है, ये रेस्ट में रहा। जितनी फोर्स हमने इस पर लगाई, हमने इस पर उससे ज़्यादा फोर्स लगाई। मान लो इस पर हमने 1 न्यूटन की फोर्स लगाई, इस पर हमने 100 न्यूटन की फोर्स लगा दी है, तब भी नहीं हिला। वैसे 100 न्यूटन की फोर्स लगाना बड़ा मुश्किल काम है, थोड़ा कम कर लेते हैं, थोड़ा रीजनेबल रहे। यहाँ पर हमने 1 न्यूटन लगाई, यहाँ पर हमने 50 न्यूटन की फोर्स लगा दी, ठीक है। अब 1 न्यूटन और 50 न्यूटन में कौन सा बड़ा है? 50 न्यूटन, है ना। न्यूटन क्या होता है? वो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स है, अभी हम पढ़ेंगे। ओके, सो यहाँ पर हमने लगाई 1 न्यूटन की फोर्स, यहाँ पर हमने लगाई 50 न्यूटन की फोर्स। 1 न्यूटन की फोर्स से ये हिल गया, ये 50 न्यूटन की फोर्स से भी नहीं हिला। इसका मतलब इसका इनर्शिया ज़्यादा है, ये अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ रेस्ट में रहने दे रहा है, इसका इनर्शिया ज़्यादा है क्योंकि अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को स्टेट ऑफ रेस्ट में रहने दे रहा है। इसका मतलब इसका जिसका मास कम है उसका इनर्शिया भी कम है, जिसका मास ज़्यादा है उसका इनर्शिया भी ज़्यादा है। ओके, तो ये एक सिंपल एग्जांपल था समझने के लिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो, बिकॉज आई डोंट वांट एनी अनक्लियरिटी विद यू। नाउ अब हम लेते हैं एक ट्रेन। ओके, एक ट्रेन है ये, या एक आपकी क्या कहते हैं हम इसे, कोई एक व्हीकल ले लेते हैं, या व्हीकल पत्थर से एग्जांपल लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा आप रिलेट कर पाओगे अपनी रियल लाइफ से। ओके, सो अगेन एक पत्थर है ये है हमारा 15 किलो का। ओके, एक 15 किलो का पत्थर है, और ये एक पत्थर है, ये दोबारा से हमारा 100 किलो का है। एक पत्थर है हमारा 100 किलो का है, 15 किलो का है। अब ये पत्थर मोशन में है, ये भी मोशन में है,
ये पत्थर भी मोशन में है, ये पत्थर भी मोशन में है। अब मान लो दोनों पत्थर सेम स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं, दोनों पत्थर आपकी तरफ सेम स्पीड से रोल होते हुए आ रहे हैं। सो अब मैं कहूँ कि आप इन दोनों को रोको, सो इसको आप थोड़ा सा जोर लगाओगे और आप इसको रोक दोगे, ओके? तो आप खुश हो जाओगे कि मैंने रोक दिया। आप इसको रोक दोगे, आप थोड़ी सी फोर्स लगाओगे इस पर, ऑलमोस्ट अगर ये 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है तो आप इस पर 15 न्यूटन लगाओगे और ये रुक जाएगा। 15 न्यूटन की फोर्स लगाई, रुक गया। पर अगर ये 1 मीटर पर सेकंड से आ रहा है तो आपको इस पर 100 न्यूटन की फोर्स लगानी पड़ेगी। सो यहाँ पर क्या है, स्पीड सेम है, स्पीड यहाँ पर सेम है, बट इसको अपना स्टेट चेंज करने के लिए चाहिए 15 न्यूटन की फोर्स, और इसको अपना स्टेट चेंज करने के लिए चाहिए 100 न्यूटन की फोर्स। इसका मतलब ये अपना स्टेट ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकता है, ये ज़्यादा फोर्स हैंडल कर सकता है, ये अपना स्टेट ज़्यादा देर तक होल्ड कर सकता है ना। इसका मतलब इसमें इनर्शिया ज़्यादा है, इनर्शिया ऑफ 15 वाला और इनर्शिया ऑफ 100 वाला, 100 वाले की इनर्शिया ज़्यादा है। इसका मतलब जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, जितना कम मास होगा उतना कम इनर्शिया होगा। आई बिलीव ये बात समझ में आ रही है। सो चलो, अब ये तो हमें समझ में आ गई, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, कि इनर्शिया के कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ओके, सो नाउ वी विल डू टाइप्स ऑफ इनर्शिया। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, 3 टाइप होते हैं इनर्शिया के। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होगा, the type of inertia by virtue of which an object that is at rest will remain at rest। ठीक है, सो बस वही है, इसके हमने 3 टाइप्स ले लिए कि हमने 3 न्यूटोनियन स्टेट्स को अलग अलग कर दिया। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है वो रेस्ट पर रहेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये कहता है, इनर्शिया ऑफ मोशन कहता है कि जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगा, वो उसी मोशन में, उसी एक्सेलरेशन से या उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा जब तक कोई बाहर की फोर्स उस पर एक्ट नहीं करती। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये चीज़ थोड़ी सी समझो। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में ये कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट नॉर्थ की तरफ चल रहा है, ओके, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, ये नॉर्थ की तरफ ही चलता रहेगा, ये अपने आप ईस्ट की तरफ नहीं मुड़ेगा। ओके, ये अपने आप नॉर्थ की तरफ चलता रहेगा, ये अपने आप ईस्ट की तरफ नहीं मुड़ेगा। ओके, सो एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन will remain in that specific direction only if no external force is applied। समझ में आई बात इतनी? सो अब थोड़े से एग्जांपल लेते हैं प्रूफ करने के लिए कि इनर्शिया है भी या नहीं है, हमने ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ बना दी। सो एक दो एग्जांपल लेते हैं प्रूफ करने के लिए, एंड टाइम भी होने वाला है, सो इसी को अच्छे से समझते हैं इनर्शिया को। बाकी के टॉपिक्स आगे करेंगे, फिर हम करेंगे कल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सो पहले हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। पहले हम रेस्ट की बात करते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब मान लो आप अपनी स्कूल बस में बैठे हो, ओके, आप अपनी स्कूल बस में बैठे हो, आप एक सीट पर बैठे हो यहाँ पर, ओके, आप एक सीट पर बैठे हो आराम से। सो आप अपनी स्कूल बस में एक सीट पर बैठे हो ना, बस अभी रेस्ट पर है, बस अभी रुकी हुई है। ड्राइवर ने एकदम से बस चलाई और एकदम से बस चला दी, ड्राइवर ने बस ऑन करी और एकदम से स्पीड से चला दी। सो क्या होगा, आपको एकदम से पीछे का झटका लगेगा, आप एकदम से पीछे की साइड को जाओगे, है ना? क्यों होता है ऐसा, सोचा कभी आपने? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी अभी रेस्ट में है, आपकी बॉडी में अभी ये इंफॉर्मेशन है कि आप रेस्ट पर, ओके, आपकी बॉडी में अभी ये क्वांटम इंफॉर्मेशन है कि अभी आप रेस्ट पर हो।
बट बस अब मोशन में आ गई, आप बस के अंदर बैठे हो तो जाहिर सी बात है आपको भी मोशन में आना पड़ेगा, बट आपकी बॉडी उसी पोजीशन पर रहेगी अभी बॉडी। फिर जब गाड़ी मोशन में आएगी, आपके पैर गाड़ी के साथ डायरेक्टली जुड़े जुड़े हुए हैं, आपके कार आपके जो पैर हैं वो डायरेक्टली आपकी बस के साथ जुड़े हुए हैं, वो एकदम से मोशन में आ जाएंगे। ओके, बट आप आराम से बैठे हो, आपकी ऊपर की बॉडी अभी मोशन में नहीं है, अभी वो रेस्ट में है। एकदम से जब गाड़ी आगे को चलेगी, आपकी बॉडी के अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, आपकी बॉडी के अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट है ना, सो वो इनर्शिया अपना काम करेगा, इनर्शिया आपकी बॉडी को पीछे को खींचे रखेगा, वो आपकी बॉडी को रेस्ट में रखेगा। ओके, सो जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो आपकी बॉडी को पीछे को ही रखेगा। सो इसी वजह से आपको एक पीछे का झटका महसूस होता है। ओके, सो ये सारा खेल होता है आपके इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट अप्लाई होता है सूडो फोर्सेस का। ओके, यहाँ पर एक और कंसेप्ट अप्लाई होता है सूडो फोर्सेस का, वो भी हम पढ़ेंगे आगे, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सो ये तो था इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब सिमिलरली आप इमेजिन करो, आप बस चल रही है आपकी और आप बैठे हो आराम से, एकदम से एक बच्चे का स्टॉप आता है, आपकी बस रुक जाती है। सो आपको एकदम से आगे का झटका महसूस होगा। ऐसा क्यों होगा? आपकी बॉडी के अंदर अब मोशन की इंफॉर्मेशन स्टोर है कि आपकी बॉडी मोशन में है, आपकी बॉडी में इनर्शिया ऑफ मोशन है, गाड़ी रुकी, आपके पैर बस के साथ जुड़े हुए हैं, वो रुक गए, आपकी बॉडी के अंदर इनर्शिया ऑफ मोशन है, तो वो आपकी बॉडी को मोशन में रखेगा। ओके, फिर आप आगे हाथ लगाओगे, आगे वाली सीट को पकड़ोगे, तो आप फोर्स लगाई, आपने इनर्शिया ऑफ मोशन रोक दिया अपना, अब अपने आप को रेस्ट में ले आए। फिर दोबारा से गाड़ी शुरू होगी आपकी, दोबारा से बस जब शुरू होगी चलने लगेगी, तब दोबारा से आपको पीछे का झटका लगेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से दोबारा रुकेगी, दोबारा इनर्शिया ऑफ मोशन का झटका। सो ये तो बात होगी इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन की, इतनी बात हमें समझ में आ गई। नाउ अब हम एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का भी एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सो अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो एक कार है, ओके, एक कार है, उसकी छत पे उसकी छत पर लगेज पड़ा है। ओके, ऐसे ही खुला, कोई रस्सी नहीं लगी है उसके ऊपर, ऐसे ही खुला लगेज पड़ा है। सो पहली बात कि हम कार के ऊपर जब लगेज रखते हैं तो हम उस पर रस्सी क्यों बांधते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? ताकि वो यहाँ वहाँ ना गिरे। वो गिरेगा क्यों? क्योंकि मान लो आपकी गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है, एकदम से आपने टर्न लिया, गाड़ी इस डायरेक्शन को जाएगी। अब इसके अंदर तो ये इनर्शिया है कि ये इसी डायरेक्शन को जा रहा है, ये वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है कि ये वेस्ट में जा रहा है। अब आपने एकदम से साउथ की तरफ गाड़ी मोड़ दी, तो ये तो अपना इनर्शिया कंटिन्यू करेगा, ये खुद कोई फोर्स नहीं लगा सकता। जैसे अगर आपको पीछे का झटका महसूस होता है आप खुद को आगे को खींचते हो, अगर आपको आगे का झटका महसूस होता है आप खुद को पीछे को खींचते हो। बट ये तो एक नॉन लिविंग थिंग है, ये खुद को कोई फोर्स लगाकर खुद को गाड़ी के साथ नहीं रोक सकेगा। सो आपकी गाड़ी तो इधर को मुड़ जाएगी, बट ये आगे को चला जाएगा। सो इसी वजह से हम रस्सी बांधते हैं ताकि हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को तोड़ सकें। सो ये आपको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी समझ में आ गया। सो आई बिलीव ऑल द इनर्शिया कंप्लीटेड, इनर्शिया का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। सो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। So till then, bye and take care. And if you want to connect with us, you can connect us. You can connect with us through various platforms. All the links are there in the description. And till then, take care and keep studying.